हेलो स्टूडेंट अब तक हमने 4 चैप्टर जो हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक्स के वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने इंडिया की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, जो एग्रीकल्चर कंडीशन थी, या इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी, इंडस्ट्रीज़ की जो कंडीशन थी, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस उनकी क्या पोजीशन थी एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ जो हैं वो पॉलिसीज़ फॉर्म की हैं और उनका इफेक्ट जो है उन सब पर क्या हुआ है। तो स्टूडेंट, आज जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 5, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। जैसा कि हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया, एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है, उस फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन थी बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरह से गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस किया है, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं, क्या क्या लिबर्टी जो है वो दी गई है इन ट्रेड्स के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ब्रीफली पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे दे रखा है आपको, व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता क्या है। सेकेंड थिंग, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडियन फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन थी, किस तरह से हम गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे थे या जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे या बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे उसकी क्या पोजीशन थी, वो हम देखेंगे इसके अंदर। थर्ड पॉइंट दे रखा है जैसे हमारे को इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन फॉरेन ट्रेड की जो है वो क्या कंडीशन थी, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। जैसा कि हम एक्सपोर्ट इंक्रीज करने पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर भी अपना फोकस जो है वो रहता है। तो इससे रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या स्ट्रेटजीज हैं इंडियन गवर्नमेंट की, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4 मेजर पॉइंट जो हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक आपको दे रखा है व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। थोड़ा बहुत आप सभी को आइडिया है इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब डिफरेंट कंट्रीज के साथ में जो हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज जो करते हैं वेरियस कंट्रीज के साथ में, उसी को कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। या फिर हम कहें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज, ये कहलाता है इंटरनेशनल ट्रेड। सीधे शब्दों में मैंने आपको बोल दिया कि अदर कंट्रीज के साथ में या डिफरेंट कंट्रीज जो है उन कंट्रीज के साथ में जो हमारा ट्रेड हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो सेलिंग एंड परचेजिंग हो रही है, जिसको हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बोलते हैं, इन सभी को इंक्लूड करके कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। जैसा कि आपको देखिए नीचे जो एक फोटो दे रखा है, इस फोटो के अंदर दिख रहा है कि वेरियस कंट्रीज के लोग हैं, अलग अलग कंट्रीज के, वो आपस में एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, तो यही कहलाता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी। तो दिया हुआ है आपको, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स में एक्सीड देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन। क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन इतना होता है कि हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक डिमांड है या डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको पूरा करने के बाद में भी बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो सरप्लस में रह जाता है। यानी प्रोडक्शन हाई लेवल पर होता है जिससे अपनी डोमेस्टिक डिमांड फुलफिल होने के बाद में भी प्रोडक्शन जो है वो बच जाता है। तो अब वो बचा हुआ प्रोडक्शन किस काम का हमारे, तो हम उसको क्या करते हैं, अदर कंट्रीज़ को सेल कर देते हैं, यानी कि अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर देते हैं। और उसी तरह से अदर कंट्रीज़ में भी जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन अगर उनके कंजम्पशन से ज़्यादा है तो उस केस में वो कंट्रीज़ भी अपना प्रोडक्शन, जो सरप्लस प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को दूसरी कंट्रीज़ को सेल कर देती हैं। तो इसी तरह से कंट्रीज़ के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, और इसी को मिला करके कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए जैसे आगे दे रखा है, व्हाट डज अ कंट्री डू विथ इट्स सरप्लस आउटपुट। क्या कंट्री क्या करती है जो सरप्लस आउटपुट है, और सरप्लस आउटपुट कैसे निकलेगा, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से माइनस करेंगे हम डोमेस्टिक कंजम्पशन को, तो हमारे पास में सरप्लस आउटपुट जो है वो बच जाएगा। अब ये कंट्रीज इनको क्या करती हैं, इट एक्सपोर्ट इट टू द अदर कंट्रीज एंड अर्न मनी। तो जो सरप्लस पड़ा हुआ है उस सरप्लस को अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देती हैं, और जिससे कि उनको मनी जो है वो अर्न हो जाती है। तो एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट सर्टेन गुड्स एंड इम्पोर्ट सर्टेन गुड्स। हम जानते हैं कि सारी कंट्रीज जो हैं
वो सारी कंट्रीज़ के पास में हर टाइप का प्रोडक्ट या हर टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे हम देखें कि अगर जो अरब कंट्रीज़ हैं, उन अरब कंट्रीज़ के अंदर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, तो वो अरब कंट्रीज़ क्या करती है, उस पेट्रोलियम को अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर देती है। लेकिन पेट्रोलियम होने के अलावा उसके पास में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल नहीं है। जैसे वहाँ पर पानी की कमी है, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी वहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो अदर कंट्रीज से इंपोर्ट कर लेती है। और जो अपने यहाँ पर एक्सेस होता है लाइक पेट्रोलियम, उस पेट्रोलियम को वो कंट्रीज़ जो है वो सेल कर देती हैं अदर कंट्रीज़ को। तो इस तरह से कंट्रीज़ के पास में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है एक्सेस में, वो उनको अदर कंट्रीज़ को सेल कर देती है, और जो उनके पास में रिसोर्सेज या जो प्रोडक्ट उनके पास में अवेलेबल नहीं है उनको वो अदर कंट्रीज से बाय कर लेती है। यही बाय और सेल जो है वही कहलाता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखते हैं आगे। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट सम गुड्स एंड इम्पोर्ट सर्टन अदर्स। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड द इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। तो ये था स्टूडेंट अपने इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब जो है वो मीनिंग जो था वो। अब देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो। लाइक द इन द अदर कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स। वैसे हमने डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर ली है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जिससे हम इंटरनेशनल ट्रेड को और ईजी वे में या और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्या क्या है वो पॉइंट, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है जैसे वाइल इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। किस पर बेस्ड है इंटरनेशनल ट्रेड? इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। और इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस। इसका मतलब ये है कि यानी वो प्रोडक्ट जो कंपैरेटिवली आपकी कंट्री के अंदर यानी हमारी कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट जो कंपैरेटिवली बहुत लो कॉस्ट पर बन जाते हैं या जिसकी मैन्युफैक्चरिंग पर कॉस्ट जो है वो कम आती है, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपको लो प्राइस पर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट अगर अवेलेबल होगा तो आप उसको प्रीफर करेंगे। इट डजेंट मैटर इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री और प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल जैसे हम चाइना के प्रोडक्ट जो हैं वो, चाइना के प्रोडक्ट क्या है बहुत सस्ते मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं अपनी डोमेस्टिक कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको परचेज करने की बजाय हम चाइना का प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। क्यों करते हैं परचेज? क्योंकि वो बहुत सस्ते में मिल जाता है, बहुत चीप रेट में अपने को मिल जाता है। वहीं हम अगर अपने डोमेस्टिक कंट्री का बना हुआ प्रोडक्ट जो है वो अगर परचेज करते हैं तो वो थोड़ा हाई रेट में अपने को मिलता है। रीज़न यही है कि उसकी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आ रही है चाइना के प्रोडक्ट की वो बहुत लो होती है, क्योंकि वो प्रोडक्शन जो करते हैं वो बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, और बल्क में प्रोडक्शन करने की वजह से उनको एडवांटेजेस जो हैं, बल्कि प्रोडक्शन के एडवांटेजेस जो हैं उनको वो मिल जाते हैं। इस वजह से वो अपना प्रोडक्ट जो है कम कॉस्ट पर बनने की वजह से कम प्राइस पर ही सेल करने को रेडी हो जाते हैं। लेकिन डोमेस्टिक कंट्री के अंदर यानी अपने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आती है वो थोड़ी हाई होती है। रीज़न बहुत सारे हैं इसके पीछे भी कि हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, हाई फाई मशीनरीज जो हैं वो हम यूज़ नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो थोड़ी हाई आती है। और प्रोडक्शन की कॉस्ट हाई आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको सेल भी हाई प्राइस पर ही करेंगे। तो इस वजह से क्या हो जाता है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो थोड़े महंगे हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट ऑफ चाइना। तो इसलिए लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं चाइना का प्रोडक्ट परचेज करना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशन की वजह से, कि वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जो है उनके कॉस्टिंग कम आ रही है, और कॉस्टिंग कम आने की वजह से उसकी सेल्स प्राइस भी वो कम रख करके और प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो यही चीज़ है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या इंटरनेशनल ट्रेड में कि स्पेशलाइजेशन अगर है तो आप उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए सेकंड पॉइंट दे रखा है हमारे को, अ कंट्री स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड्स विच इट कैन प्रोड्यूस एट अ कॉस्ट लोअर देन दैट इन अदर कंट्रीज। जैसा कि हमने अभी ऊपर बात की थी, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट जिसको आप लो कॉस्ट पर मैन्युफैक्चर कर सकते हो, तो कंट्री उसी प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन लेती है जिस प्रोडक्ट को वो अदर कंट्रीज़ में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके कंपैरिजन में अगर लो कॉस्ट पर बना सकती है, तब कंट्री जो है उस प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन में आ जाती है और कंपनी उसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि वो लो कॉस्ट पर बन रहा है तो लो कॉस्ट पर वो सेल भी कर सकती है कंपनी और प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। तो इस कारण से कंपनी उन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सेल करती है, एक्सपोर्ट करती है जो लो कॉस्ट पर रेडी हो जाते हैं बन करके।
क्लियर। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड thus facilitates the export of goods to the rest of the world at a price higher than the domestic market। क्या करती है कंट्रीज कि वो प्रोडक्ट जो उनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर या डोमेस्टिक कंट्री के अंदर मतलब डोमेस्टिक मार्केट के अंदर प्रिपेयर हुआ है, उस प्रोडक्ट को अदर कंट्रीज को वो सेल कर देती हैं, यानी एक्सपोर्ट कर देती हैं। जो जिस प्राइस पर वो अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेगी वो प्राइस थोड़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक मार्केट। समझ में आया कुछ? यानी कि जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है वो प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट के अंदर तो थोड़ी कम रेट पर सेल किया जाता है, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी हाई रेट पर सेल किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी अदर कंट्रीज़ को अपना प्रोडक्ट सेल करके और वहाँ से प्रॉफिट अर्निंग ज़्यादा कर सकती है। इसलिए कंपनी फिर प्रोडक्शन भी उस लेवल पर करती है, यानी हाई लेवल पर प्रोडक्शन करती है, और डोमेस्टिक जो हमारी डिमांड है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, उसको फुलफिल करने के बाद में जो सरप्लस बचता है उस सरप्लस को एक्सपोर्ट कर देती है अदर कंट्रीज़ को, और वहाँ से भी अर्निंग जो है वो कर लेती है। तो ये होता है फोर्थ पॉइंट आपका, जिसमें डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को हाई रेट पर सेल किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट दे रखा है, ऑल्सो बाय ऑफरिंग अ मच वाइडर साइज ऑफ द मार्केट compared to the domestic market, the international trade enhance the opportunity of the investment for the trading partners। हम जानते हैं कि अगर कोई कंपनी जो है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही है, उसको अगर वो केवल डोमेस्टिक मार्केट में ही सेल करती है तो हम जानते हैं उसकी जो सेल्स वगैरह होगी वो लिमिटेड होगी, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जितनी डिमांड होगी उतनी ही सेल होगी उसकी। लेकिन अगर वो कंपनी जो है वो बल्क में प्रोडक्शन कर रही है, यानी बहुत हाई लेवल पर प्रोडक्शन कर रही है, तो एक्सेस जो भी होगा उस एक्सेस को वो बाहर कंट्रीज़ में सेल कर देगी। तो इससे क्या होगा, उसका जो मार्केट साइज़ है वो मार्केट साइज इंक्रीज़ हो जाएगा। एक तो केवल कंट्री प्रोडक्ट बना रही है और कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और केवल कंट्री की जो सेल डिमांड है उसको ही फुलफिल कर रही है, यानी अब एक सिंगल कंट्री के अंदर ही, यानी अपनी कंट्री के अंदर ही वो प्रोडक्ट को सेल कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका मार्केट लिमिटेड होगा, यानी वो इंडिया के मार्केट तक ही लिमिटेड हो जाएगा, सेल्स भी लिमिटेड होगी तो प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा। लेकिन कंपनी इतना प्रोडक्ट बना रही है कि जो डोमेस्टिक मार्केट की जो डिमांड है उस डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड को फुलफिल करने के बाद भी एक्सेस बच रहा है, तो उसे कंट्री अदर कंट्रीज़ को सेल कर देती हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है, उसकी मार्केट साइज़ जो है वो मार्केट साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है। मार्केट साइज़ इंक्रीज़ होगी तो इम्पैक्ट किस पर होता है, ऑब्वियसली बात है सेल्स पर होता है। सेल्स इंक्रीज़ होगा और सेल्स इंक्रीज़ होगा तो उससे क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सीधी सी बात हम ये कहें कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, उनका सेल्स इंक्रीज़ हो जाता है और कंपनी जो है वो और भी ज़्यादा एक्सपांशन और डेवलपमेंट जो है वो कर सकती है। तो ये एक बेनिफिट है इंटरनेशनल ट्रेड का। फिर है हमारा लास्ट पॉइंट, द हायर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू द हायर जीडीपी ग्रोथ, दस इट कैन सेड दैट द इंटरनेशनल ट्रेड सर्व एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ। जैसा कि हमने कहा कि जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होंगे कंपनी के वो भी इंक्रीज़ होंगे। बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट होगा, बड़े लेवल पर कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश होगी, एक्सपांशन होगा कंपनी का, तो अदर जो यूनिट्स हैं उसकी और यूनिट्स ओपन होगी, और यूनिट्स ओपन होने की वजह से सीधा इम्पैक्ट जो होगा वो होगा एम्प्लॉयमेंट पर, लिविंग स्टैंडर्ड्स पर, इनकम पर, यानी लोगों को, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो पहले अनएम्प्लॉयड थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा क्योंकि कंपनी ने अपना बिजनेस एक्सपांड कर लिया है, तो बहुत सारी बिजनेस यूनिट्स उसने ओपन कर ली हैं, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा तो लोगों की इनकम इंक्रीज़ होगी, जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी। वर्कर्स की इनकम इंक्रीज़ होगी तो उससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज़ होगा, और इनकम इंक्रीज़ होने से वो प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो भी मार्केट के अंदर इंक्रीज़ करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें इनडायरेक्ट वे के अंदर, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट वे में भी हमारे जीडीपी ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रोल प्ले करती है। यानी जीडीपी ग्रोथ के लिए अगर हम देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि हम जानते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से ही हमारे को फॉरेन करेंसी जो है वो फॉरेन करेंसी रिसीव होती है, और इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से फॉरेन करेंसी जो रिसीव होती है उसी के थ्रू हम जो है अपना जीडीपी ग्रोथ जो है वो बढ़ा सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं।
जो हमारे इंटरनेशनल लोन्स जो हम लेते हैं उन लोन्स का हम टाइमली पेमेंट कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर? तो ये थे हमारे 5-6 पॉइंट, जिन 6 पॉइंट से हमने समझ लिया कि इंटरनेशनल ट्रेड एग्जैक्टली है क्या और क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं हमारे को, या किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो ट्रेड होती हैं या उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब स्टूडेंट हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं हमारा, जो कि है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया के फॉरेन ट्रेड की क्या पोजीशन थी, किस किस टाइप का प्रोडक्ट जो है वो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, कौन से टाइप के प्रोडक्ट थे जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, किस क्वांटिटी में करते थे, क्या पोजीशन थी ओवरऑल, वो सारी पोजीशन जो है वो हम अब डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक के अंदर, जो कि है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर? तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना पॉइंट अगला। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस केयरफुली फॉर द ग्लिम्सेस ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कुछ मेजर पॉइंट जो हैं या कुछ ग्लिम्सेस जो हैं वो अपने को दे रखी हैं इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड बिफोर इंडिपेंडेंस या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इंडियन इकोनॉमी सफर्स इट्स कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजिम। आप सभी को पता है, आपने जो फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर पढ़ा उस सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था कि बिफोर इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी जो था वो बुरी तरह से सफ़र कर रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशंस। यानी अंग्रेजों की जो एक अपन कहते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है उपनिवेशवाद, जो उनकी पॉलिसी थी, यानी इंडिया पर राज करो, यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो अपनी कंट्री यानी ब्रिटेन वहाँ इंग्लैंड में भेज दो और वहाँ से बना हुआ प्रोडक्ट जो है वो लाकर इंडिया में सेल करो ताकि यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं। तो इस तरह की उनकी पॉलिसी थी, वो पॉलिसीज़ को वो फॉलो कर रहे थे और जिस पॉलिसीज़ की वजह से इंडियन मार्केट जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है पूरी तरह से, मतलब हम कह सकते हैं पूरी तरह से एक तरह बर्बाद हो चुकी थी उस समय। रीज़न क्या थे वो आपने डिटेल में पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बहुत सफ़र कर रही थी उस समय ब्रिटेन की जो पॉलिसीज़ थी उन पॉलिसीज़ की वजह से। तो उस वजह से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो भी बहुत सफ़र कर रहा था। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट। फिर है हमारा सेकेंड पॉइंट, द ब्रिटिश यूज्ड आवर नेचुरल रिसोर्सेज एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट। ये आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो रॉ मटेरियल था वो यहाँ से भर करके और इंग्लैंड सेल कर देते थे, यानी इंग्लैंड भेज देते थे और वहाँ से जो बना हुआ प्रोडक्ट था यानी फाइनल गुड्स जो था उस गुड्स को ला करके इंडिया में सेल कर रहे थे। तो वो हमारी मतलब जो इकोनॉमी थी और जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको डबल लॉस पहुँचा रहे थे। डबल लॉस कैसे? एक तो वो हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल होता था उसको सस्ती रेट पर यानी चीप प्राइजेस पर लेकर के और इंग्लैंड भेज देते थे और फिर वहाँ से जो बना हुआ फाइनल प्रोडक्ट होता था उस फाइनल प्रोडक्ट को ला करके वापस इंडिया में सेल करते थे। तो वहाँ का प्रोडक्ट जो है मशीन मेड आइटम होता था तो थोड़ा सस्ता होता था, तो वो अपने यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी उन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा चीप रेट में मिल जाता था। तो हमारी यहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो थी वो इंडस्ट्रीज़ भी बिल्कुल ख़त्म होती गई क्योंकि वहाँ से मशीन मेड बना हुआ प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में ला करके वो सेल कर रहे थे जो यहाँ के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा लो कॉस्ट होता था। तो दोनों तरफ से उन्होंने जो अपनी इकोनॉमी थी उसको बहुत नुकसान पहुँचाया। रॉ मटेरियल खरीद लेते सस्ती रेट पर तो अपने यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे उन प्रोड्यूसर्स को उनकी जो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट की एक रीज़नेबल प्राइस जो है वो नहीं मिल पाती थी और दूसरा वहाँ का बना हुआ प्रोडक्ट ला करके यहाँ सेल कर रहे थे तो अपनी इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान पहुँचा रहे थे। तो इस तरह की उनकी पॉलिसी थी। ठीक है, चलिए ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब है थर्ड पॉइंट, बिसाइड्स बीइंग अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल द इंडियन इकोनॉमी वॉज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड एज अ मार्केट फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स। जैसा कि मैं ऊपर वाले पॉइंट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो केवल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली इकोनॉमी ही बन करके नहीं रह गई थी, बल्कि ब्रिटिश से या जो इंग्लैंड से जो माल बन करके आता था फाइनल गुड्स, प्रोड्यूस गुड्स जो था, उस प्रोड्यूस गुड्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो बन चुका था क्योंकि वहाँ का प्रोडक्ट ला करके वापस वो इंडिया में ही सेल करते थे जो फाइनल प्रोडक्ट होता था उसको। तो दोहरी तरह से वो अपने को नुकसान पहुँचा रहे थे। रॉ मटेरियल भी खरीद लेते थे हमारा सस्ती रेट में और वहाँ से बना हुआ प्रोडक्ट ला करके हमारे यहाँ पर सेल करते थे जिससे हमारी इंडस्ट्रीज जो थी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, वो नुकसान में आने लग गई। ठीक है,
फिर फोर्थ पॉइंट, द सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया गेव सम impetus to the volume of its international trade, which had the significantly declines the owing to the decay of the Indian handicraft. तो देखिए एक पॉइंट ये भी था इसमें कि हमारा एक्सपोर्ट जो था रॉ मटेरियल का, वो एक्सपोर्ट यहाँ से वो रॉ मटेरियल को मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो होता था वो यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर देते थे इंग्लैंड में। तो इसकी वजह से हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो मार्केट था, वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट मार्केट जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल तबाह हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया से जो पहले चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता था आइटम वो था हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम जो थे वो, यानी इंडिया के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम बनते थे, बहुत एंटीक आइटम्स हुआ करते थे वो, तो वो आइटम जो है वो बाहर इंडिया पहले एक्सपोर्ट करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इन हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज़ आने वाला था उस रॉ मटेरियल को वो सीधा यहाँ से परचेज करके और उसको इंग्लैंड भेज देते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट आइटम का जो मार्केट था या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी वो बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो गई, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था और इंग्लैंड अपनी ऐसी दोहरी नीतियों की वजह से वो सारा प्रोडक्ट यहाँ से परचेज करके और इंग्लैंड भेज देता और फिर वहाँ से बना हुआ मशीन मेड जो आइटम्स होता था वो इंडिया में ला करके सेल करता था। तो वो क्या होता था, मशीन मेड आइटम यहाँ के हैंडीक्राफ्ट आइटम के कंपैरिजन में थोड़ा गुड लुकिंग भी होता था, लो कॉस्ट पे भी मिल जाता था लोगों को। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट मार्केट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट के आइटम थोड़े महंगे हुआ करते थे हमारे यहाँ पर पहले, लेकिन अब वो मशीन मेड आइटम का रिप्लेस कर दिया उस मशीन मेड आइटम ने उसको। तो इस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो नुकसान में आ गई। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट, ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस आवर बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकलता है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने से। ठीक है, जैसे आप अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो होते हैं उन दोनों को मिला करके बनता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने से। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वॉज फेवरेबल, यानी उस समय बिफोर इंडिपेंडेंस या इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो सरप्लस का था, यानी हमारा एक्सपोर्ट जो था वो तो ज़्यादा था और इंपोर्ट्स हमारे कम थे। ठीक है, एक ये कंडीशन थी उस समय। फिर अगला 6 पॉइंट हमारा, इन 1946-47 द एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर द इंपोर्ट्स वर एस्टिमेटेड एज ऑफ द 31 करोड़ थ्रू, दो इन 1947-48 the balance of trade had shrunk to ₹14 crores only। देखिए कंडीशन, केवल 1 ईयर के अंदर ही जहाँ पर हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 1946-47 के अंदर 31 करोड़ रुपीस था, वो 47-48 में डिक्रीज होकर के 14 करोड़ रुपीस ही रह गया ओनली। तो ये एक्सपोर्ट के अंदर इतना मतलब चेंजेस जो है वो आ गए थे एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो गया, बहुत कम हो गया, जबकि वो पहले सरप्लस में चल रहा था। ऊपर 5th पॉइंट में हमने देखा था कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो सरप्लस में था, क्योंकि यहाँ से इंग्लैंड सारा प्रोडक्ट जो है वो इंग्लैंड भेज दिया जाता था, एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हो गया कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया थोड़ा। ठीक है, फिर देखते हैं 7th पॉइंट, एज रिगार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड इट वॉज लार्जली कन्फाइंड यानी रेस्ट्रिक्टेड टू द ब्रिटेन। क्या कह रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो एक्सपोर्ट मोस्टली जो एक्सपोर्ट था हमारा वो सारा ब्रिटेन को ही हो रहा था। तो हम अगर डायरेक्शन की बात करें इंटरनेशनल ट्रेड के डायरेक्शन की, तो वो कुछ लिमिटेड कंट्रीज तक ही सीमित था। लेकिन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी जो करंट कंडीशन है, हम ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ को अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से इम्पोर्ट भी करते हैं। लेकिन उस समय एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन थी कि केवल ब्रिटेन जो था वही हमारा एकमात्र इम्पोर्टर था जिसको हम प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे। तो सिंपली because the British rulers exploited the Indian economy as a source of raw material and as a market of their export। क्योंकि वहाँ ब्रिटिशर्स ने जो अपनी पॉलिसीज थी, अपने जो रूल थे, उन रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया कि इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर दिया था। एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, स्टार्ट तो क्या कर दिया उन्होंने, तो इसकी वजह से वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देते अपनी कंट्रीज़ में और वहाँ का प्रोडक्ट ला करके यहाँ पर सेल करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
द कंपोजिशंस ऑफ द ट्रेड इंडिकेट्स द बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी एज अवर एक्सपोर्ट्स इंक्लूड लार्जली ऑफ रॉ मटेरियल वाइल अवर इम्पोर्ट इंक्लूड लार्जली ऑफ फिनिश गुड्स। तो देखिए जो कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि हम किस टाइप के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते थे और इम्पोर्ट करते थे, तो कंपोजिशन जो था वो इस टाइप का था कि हम केवल रॉ मटेरियल जो था वो रॉ मटेरियल यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन को, और वहाँ से जो बना हुआ फिनिश गुड्स था वो फिनिश गुड्स हम यहाँ पर इंपोर्ट करते थे। तो इसका नुकसान क्या है? देखिए रॉ मटेरियल अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम जानते हैं रॉ मटेरियल जो होता है वो लो कॉस्ट पर एक्सपोर्ट होता था यहाँ से, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा कम रेट पर ही मिल जाता है। तो वहीं से उन्होंने क्या किया ब्रिटेन ने कि यहाँ से जो था रॉ मटेरियल वो रॉ मटेरियल ब्रिटेन लेकर के चले जाते हैं लो रेट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे को जो हम एक्सपोर्ट करते थे उसके बदले में हमारे को पैसे कम मिलते थे, लेकिन वहाँ से जो वो इम्पोर्ट करते थे इंडिया के अंदर, यानी वो बना हुआ जो फिनिश गुड्स था वो फिनिश गुड्स हम इंग्लैंड से यहाँ पर इम्पोर्ट करते थे। और हम जानते हैं फिनिश गुड्स है तो फिनिश गुड्स ऑब्वियस सी बात है रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा वैल्यू का ही होता है। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट जो था उसकी वैल्यू तो हो गई कम, और जो हमारे इम्पोर्ट्स है उन इम्पोर्ट्स की वैल्यू हो गई ज़्यादा। तो इसी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ा गड़बड़ हो गया, कि जिसमें एक्सपोर्ट कम होने लग गए धीरे धीरे, क्योंकि वो नो डाउट क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सेल होती थी हमारे यहाँ से, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन जो हम इंपोर्ट करते थे वो कम क्वांटिटी होती थी लेकिन उसकी प्राइस जो थी वो प्राइस ज़्यादा होती थी। तो ये कंडीशन थी हमारी फॉरेन ट्रेड की एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये कुछ हमने 7 पॉइंट्स जो हैं वो 7 पॉइंट्स डिस्कस किए, और उन 7 पॉइंट्स से हमारे को पता लगा कि इंडियन इकोनॉमी या जो इंटरनेशनल ट्रेड था हमारा उसकी क्या पोजीशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि हमारे इंटरनेशनल ट्रेड की हालत क्या थी, तो ये था कि हमारा इंडिया जो था वो ओनली एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का, और वो इम्पोर्टर था फिनिश गुड्स का। ठीक है, दूसरी बात, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होते थे केवल एक ही कंट्री से यानी ब्रिटेन से ही हुआ करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा सिस्टम कर दिया था कि वो केवल ब्रिटेन को ही एक्सपोर्ट करते थे और वहीं से इंपोर्ट करते थे। ये हो गई डायरेक्शन की बात। फिर बाकी हम देख ही लिया है कि इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल चल रही थी उस समय, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इस तरह के कुछ रूल्स एप्लीकेबल कर दिए थे जिनकी वजह से इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो रही थी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये 2 पॉइंट आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक तो हमारा इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और दूसरा हमने मीनिंग देख लिया है इंटरनेशनल ट्रेड का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे अपना अगला पॉइंट जो है वो, जो कि है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस तो हमने देख ली कंडीशन क्या थी, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस उसकी क्या हालात थे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।